वो पैंट की जेबों में हाथ फंसाए सीटी की धुन बजाता उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। चंद कदम चलने के बाद ही उसे अपने कदम रोकने पड़े। वजह उसके पैरों में पड़ा चमकता हुआ कोई जेवर था। उसने झुककर वो नन्हा सा जेवर का टुकड़ा उठा लिया। एक झुमका था, पर उस पर लगे खून ने उसे ठिठका दिया था। अभी वो मजीद उस पर गौर कर पाता उससे पहले ही उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ टकराई। जल्दी से उसने अपने कदम दाएं तरफ मोड़े, क्योंकि वो आवाज़ सड़क के दाएं तरफ मौजूद झाड़ियों से आई थी। तेज तेज कदम उठाता वो जूं ही झाड़ियों के पीछे पहुंचा, सामने नजर आने वाले मंजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी नौजवान लड़की का नीम बरहना वजूद था जो खून से अटा था। उसे देखकर वो यही अंदाज़ा लगा पाया कि उसे जिनसी ज्यादती के साथ साथ जिस्मानी ज्यादती का भी शिकार बनाया गया था। उसने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा और उस लड़की के पास जा बैठा। एक घुटना जमीन पर टिकाया और बैठ गया। उस लड़की को कोट पहनाने के लिए उसने जैसे ही उसका रुख अपनी तरफ किया, उसके चेहरे पर नजर पड़ते उसे अपनी आंखों के सामने जमीनों आसमान घूमते नजर आए। वो 2 दिन पहले अस्पताल में नजर आने वाली वही लड़की थी जो पहली नजर में अरसम आफरीदी को अपना असीर कर गई थी। अपने चेहरे पर नमी महसूस करते अरसम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। क्या वो रो रहा था? क्या अरसम आफरीदी महज 2 दिन नजर आने वाली, उसी पल दिल में बस जाने वाली उस मासूम लड़की के लिए रो रहा था जो किसी दरिंदे की हवस का शिकार हो चुकी थी? कराने की आवाज़ दोबारा उसके कानों से टकराई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। जल्दी से उसके जख्मों से चूर नाजुक वजूद को अपना लॉन्ग कोट पहनाया, जिसमें वो पैरों तक छुप चुकी थी तकरीबन। उसे उठाई चंद कदम के फासले पर मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसे पिछली सीट पर लेटाकर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। उसकी निगाहें भटक भटक कर पीछे मौजूद वजूद की तरफ जा रही थी। गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकते अरसम ने एक बार फिर उसे बाजुओं में उठाया और बर्क रफ्तारी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर्स उसे स्ट्रेचर पर डालकर वार्ड के अंदर ले गए तो दरवाज़ा बंद होने पर वहीं वो दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गया। दिल की हालत हद से सिवा थी। चंद मिनट के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। मिस्टर अरसम आफरीदी। अपने नाम की पुकार पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि कौन था जो मुल्क के एक जाने माने आला पाई के क्रिकेटर को ना जानता हो। वो तेज़ी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है? डॉक्टर संजीदा चेहरे के साथ जवाब की मुंतज़िर थी। शी इज़ माई वाइफ। न जाने कैसे ये लफ्ज़ बेख्तियार होकर उसके मुंह से फिसले थे। अगले ही लम्हे वो अपने ही बोले गए जुमले पर शुश्तर रह गया। देखें मिस्टर आफरीदी, आपकी वाइफ का गैंग रेप हुआ है और उन्हें मुसलसल 2 दिन ज्यादती का शिकार बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, उनके जिस्म को सिगरेट से भी दागा गया है। उनका पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। आप दुआ करें उन्हें होश आ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी उन्हें होश आएगा उनकी सेहतयाबी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। हौसला रखें। आपकी वाइफ को इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। वो उसकी सुर्ख आंखों को अफसोस से देखती मुड़ गई जब वो पीछे दीवार से लग गया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर। उसकी आवाज़ पर डॉक्टर ने पलटकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि आप जानती हैं अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। समझ रही हैं ना आप? बेफिक्र रहें आप मिस्टर आफरीदी। मैं खुद एक औरत हूँ, तो औरत होकर किसी दूसरी औरत को कैसे रुसवा कर सकती हूँ? वो कहती वापस वार्ड में गायब हो गई तो वो अपनी सुर्ख होती आंखों को रगड़ता जेब से मास्क निकाल कर अपनी आंखों पर अब चढ़ा चुका था। आप समझते क्यों नहीं? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, वो बेबसी से चिल्लाई। तुम मानती क्यों नहीं कि मैं नफरत करता हूँ तुमसे? सर्द लहजे में एक दफ़ा फिर से नफरत का इजहार किया गया। मैं आपकी बेजा नफरत को लाजवाल मोहब्बत में बदल दूंगी। बस एक मौका तो देकर देखें प्लीज़। बेबस लहजा इल्तजाई हुआ था। अब खुशफहमी है तुम्हारी, इस्तेहज़ाइया लहजे में जवाब आया। यकीन है मेरा। लहजे के साथ साथ आंखों में भी यकीन वाजे था। यकीन। मुकाबिल के होंठों पर भरपूर तंजिया मुस्कुराहट दोहराई। एकदम वो कुर्सी से उठा, कोट बटन किया और एक नज़र बाएं हाथ की मजबूत कलाई पर पहनी कीमती घड़ी पर डाली और बाएं हाथ से माथे पर बिखरे बाल संवारे। कदम बढ़ाता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ जो जब से सुर्ख होती नम आंखें लिए खड़ी थी। तुम दावा कर रही हो कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, तो कैसे साबित कर सकती हो अपने इस दावे को? अगर साबित कर सकती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हैं इस काम के लिए। वो दोबारा घड़ी पर नज़र डालता मसरूफ़ अंदाज में बोला, मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। आपके लिए अगर कोई कुर्बानी देना चाहूँ
तो आपके लिए सबसे कम दर्जा अपनी जान देना है। आपके बगैर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मर जाऊंगी मैं। अब के बेबसी के इंतहा को पहुँचते, आंसू आंखों की सरहद पार करते, बालों पर बिखरे थे, गालों पर बिखरे थे। तो फिर मर जाओ, वो सफाकी से कहता अपना रुख मोड़े तेजी से बाहर निकलता चला गया। उसकी बात सुनते वो पल भर के लिए साकित हुई, पर अगले ही पल उसके नाजुक होंठ दिलकश मगर उदास मुस्कुराहट से फैले। धीरे धीरे कदम उठाती साइड टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट तक गई और उसमें पड़ी तेज धार छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख ली। अगर मेरा महबूब इस तरह खुश है तो मेरी हर सांस भी उसकी खुशी के लिए कुर्बान। आंखें बंद करती छुरी का दबाव हाथ पर बढ़ा गई। एकदम कलाई से निकलती सुर्ख खून की धार फर्श पर बिछे सफेद कालीन पर गिरने लगी। वो साकित आंखों से तेजी से बहते खून पर नजरें जमाए खड़ी थी। खून बहते हुए जिस्म में नकाहत महसूस होने लगी तो लड़खड़ाकर औंधे मुंह नीचे गिर गए। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो जो मोबाइल लेने वापस कमरे में आया था, सामने नजर आता मंजर देख अपनी जगह पत्थरा चुका था। आंखों देखा मंजर बेयकीन सा लगा। होश आते ही दौड़ता हुआ उसकी तरफ लपका और उसका सर उठाकर गोद में रखा। हे वेकअप, ये क्या कर दिया तुमने पागल लड़की। वो जब्त खोता चीखा था। कहा था ना ना मर जाऊंगी आपकी खातिर। आप तो यकीन करेंगे ना, आप मेरा मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं इकरार करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं और आपसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। मोहब्बत का आखिरी इजहार करती वो थोड़ा सा ऊपर उठी, दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसका सर अपनी तरफ झुका गई। उसके होंठों को हल्का सा छूते वो पुरसकून पीछे हटी। जब उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, वो साकित सा उसके सर पड़ते बेजान वजूद को बाहों में लिए बैठा था। उसने कहा था वो मर जाएगी, और वाकई वो मोहब्बत में मर गई थी। उसकी मोहब्बत में ही मर गई थी वो। शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल के उस कमरे में उस वक्त मुकम्मल खामोशी का राज था। अगर उस वक्त कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो थी दीवार पर टंगी बेशकीमत घड़ी में मौजूद सुइयों की टिक टिक की आवाज़। फिर कुछ ही सेकंड्स में उस आवाज़ के साथ सफ़े पलटने की आवाज़ भी शामिल हो चुकी थी। कमरे में डॉक्टर की सरबराही कुर्सी के सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठे दोनों नफूस बेचैनी से मुकाबिल बैठी काबिल और मशहूर तरीन डॉक्टर के बोलने के मुंतज़िर थे। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया तो उनका हर उज़्व आले समात बन गया। मिस्टर एंड मिसेस हाशिर, आप दोनों की शादी को कितना अरसा गुजर चुका है। डॉक्टर के सवाल पर नूरिया ने हाशिर की तरफ देखा। 8 माह। हाशिर के जवाब पर डॉक्टर ने ऐनक के पीछे से दोनों को घूरा। लाइक सीरियसली, आप लोग शादी के महज 8 माह के बाद इस बात से परेशान हैं कि आप लोगों को अब तक खुशखबरी क्यों नहीं मिली। लोगों की शादी को तो कई कई साल गुजर जाते हैं, फिर वो कंसीव करते हैं, और आप अभी से परेशान हैं। ये दिन तो वैसे भी मियाँ बीवी के एक दूसरे को समझने के होते हैं। मिसेस हाशिर, आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। आपकी पिछली डॉक्टर आपको जो दवाई इस्तेमाल करवा रही थी, बेहतर है कि आप ना इस्तेमाल करें। खुदा के बनाए गए नेचुरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करें। डॉक्टर की बात पर हाशिर सीख पा हो गया था। देखें डॉक्टर साहिबा, बहुत से लोगों को शादी के इब्तदाई दिनों में ही खुशखबरी मिल जाती है, और हमारी शादी को तो 8 माह गुजर चुके हैं। पिछले कई महीनों से हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिल रहा। मुझे पता चला था कि आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं, इसलिए अपनी मिसेस को आपके पास लेकर आया, क्योंकि मुझे बच्चों की शदीद ख्वाहिश है। अगर आप नहीं कर सकती इलाज तो बता दीजिए। उसकी बात पर डॉक्टर ने एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली, साथ ही एक रहम भरी नज़र पास बैठी मासूम सी खूबसूरत लड़की पर, जिसके चेहरे पर अब खौफ वाज़े हो रहा था। ओके मिस्टर हाशिर, ये तो आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स हो गई ना, जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। आपकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं। डॉक्टर ने नूरिया की रिपोर्ट्स पर एक नज़र डालते हाशिर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या मतलब है आपका डॉक्टर साहिबा, मेरी रिपोर्ट्स किस लिए, मुझ में क्या खामी हो सकती है भला। डॉक्टर की बात पर वो एकदम भड़का था, जबकि नूरिया कभी परेशान नज़रों से डॉक्टर और कभी हाशिर की जानिब देख रही थी। देखें मिस्टर हाशिर, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इस तरह एक आदमी की रिपोर्ट देखकर इलाज शुरू नहीं कर सकता। किसी एक फ़र्द की नहीं, दोनों मियाँ बीवी की रिपोर्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स वैसे भी क्लियर है, मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी होंगी, फिर ही कोई इलाज शुरू कर सकती हूँ मैं। अगर आप में कोई खामी हुई तो आपका इलाज किया जाएगा, वरना आप दोनों को सब्र से काम लेते हुए इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में ये गलत नज़रिया फैला हुआ है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो इसमें सारा का सारा कसूर
औरत का है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। कुरान पाक कहता है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है। आप लेबॉर्ट्री चले जाइए, मैंने ये टेस्ट लिख दिया है, आप ये टेस्ट करवा कर ले आएं। अगली दफ़ा जब आएं तो रिपोर्ट साथ लाइएगा। डॉक्टर की बात पर जहां नूरिया ने तशक्कुर भरी नज़रों से डॉक्टर की जानिब देखा, वहीं हाशिर अपने गुस्से पर जब्त करता सर हिलाकर रह गया। बस वो तेज़ी से सीढ़ियां फलांगती जा रही थी। काली नागिन सी बल खाती चोटी कमर की सरहद को पार करती घुटनों के कुछ ऊपर टांगों को छू रही थी। उसके तेज़ी से भागने पर कान में पहनी छोटी छोटी झुमकियां हिलकोरे ले रही थीं। इससे पहले कि वो लाउंज से गुजरकर पिछले गार्डन में जाती, बड़ी अम्मा की आवाज़ में बोला गया जुमला उसके कदम उसके वहीं साकित कर गया। वो बेयकीनी से जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसकी समात ने धोखा दिया हो। इस बात की तस्दीक करने के लिए वो तेज़ी से मुड़ी और लाउंज के सोफे पर विराजमान अपनी माँ और बड़ी अम्मा के पास आ खड़ी हुई। बड़ी अम्मा, आपने अभी मामा को क्या बताया? वो गले में पड़ा दुपट्टा हाथों में मरोड़ती बेचैन आंखों और कदरे पुरसकून लहजे में पूछने लगी। दिल के बेतहाशा धड़कने के शोर से परेशान वो निढाल सी ये खौफ लिए खड़ी थी कि कहीं शोरीदा धड़कनों की आवाज़ सामने बैठी उसकी माँव तक ना पहुँच जाए। अरे आओ बेटा, इधर बैठो मेरे पास। तुम जानती हो, आज से ठीक 2 दिन बाद मेरा बच्चा वापस आ रहा है, मेरा बासिम अपनों में लौट रहा है। उनकी खुशी आवाज़ के साथ साथ उनकी आंखों से भी नज़र आ रही थी। सीने में मौजूद गोश्त का लोथड़ा हद से बाहर होने लगा। तो वो एक्सक्यूज़ करती, वहाँ से उठकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बाउली, उसके यूं भागने पर उसे ये खिताब देने वाली उसकी माँ थी। कमरे में आकर उसने गले में झूलता दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और खुद औंधे मुंह बेड पर ढेर हुई। आंखें बंद करते ही जहन के पर्दों पर उस दुश्मने जाँ का सरापा उभरा जिसका 4 साल गुजर गए थे उसे। वो मुस्कुराती उस बेपरवाह शख्स की यादों के हिसार में कैद थी जब अचानक आखिरी मुलाकात का एक एक लम्हा जहन में ताज़ा हुआ। खुशी से झूमता दिल पल में लहूलुहान हुआ था। आज आप जा रहे हैं क्या? वो नाजुक सी दोशीज़ा घबराई सी कमरे के दरवाजे में खड़ी उदासी से सवाल कर रही थी। हाँ, जा रहा हूँ। वो अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर पड़े सूटकेस में रख रहा था। अंदर आ जाओ स्वीटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो शर्ट सूटकेस में रखता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो धीरे धीरे चलती उसके इशारे पर बेड के किनारे टिक गई। आप वाकई किसी को पसंद करते हैं क्या? अंदाज झिझक लिए हुए था। यस, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ, और ना सिर्फ मोहब्बत करता हूँ बल्कि शादी भी करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मेरी खुशी में शरीक हों, पर मेरे घर वालों ने मेरी पसंद को देखे बगैर ही ठुकरा दिया। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं रोजीना से। घर वालों से मेरा खून का रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पर अगर मैं पीछे हट गया तो रोजीना मुझसे बहुत दूर हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। वो उसके मुकाबिल बैठा उसका हाथ थामे निहायत नरमी से बात कर रहा था। वो उसकी छोटी सी गुड़िया थी जिसको वो हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता। वो जानता था वो उससे बहुत अटैच है, उसके दूर जाने से परेशान भी। पर वो उस पगली के दिल का बदलता हाल कहाँ जानता था। मैं भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर? आज वो जी कड़ा करके बोल ही गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी स्वीटी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अभी मुझे जाना है। दुआ करो जल्दी से सब ठीक हो जाए और हम सब साथ मिलकर रहें। वो उसकी बात को मामूल की तरह ले रहा था। आप प्लीज़ प्लीज़ रोज़ीना से शादी ना करें प्लीज़। मैं आपको रोज़ीना से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मुझसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें। वो उसका हाथ अपने सर पड़ते कांपते हाथों में थाम कर गिड़गिड़ाने लगी कि उसकी बात सुनता बासिम झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर बेड से दूर खड़ा होता। आंखों में बेयकीनी लिए अपनी छोटी सी महज 17 साला स्वीटी को देख रहा था। बेयकीनी थी कि खत्म ना हो रही थी। तुम होश में तो हो? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जानती भी हो कि किसके सामने क्या बकवास कर रही हो तुम? छोटी बहन समझता हूँ तुम्हें मैं, और तुम अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफ़रत हो रही है मुझे तुम्हारी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपे काले चेहरे से। वो तैश में अपने गमो गुस्से की शिद्दत से फटता सर पकड़ उस पर चीखा। आप ऐसे बोलकर मेरे दिल में मौजूद अपनी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। वो बहती आंखों के साथ बेबसी से बोली। अगर मैं औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी की तौहीन ना समझता तो अल्लाह की कसम तुम्हारा चेहरा भी थप्पड़ों से लाल कर देता मैं। आज के बाद अपनी ये दोगली सूरत मत दिखाना मुझे। निकलो मेरे कमरे से। शिद्दत से चिल्लाता वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल गया, जबकि वो सुन्न होते दिमाग के साथ
पीछे धाड़ से बंद होते दरवाजे की आवाज़ सुनने के बाद मुंह पर हाथ रखती, अपनी चीखों का गला घोंटती मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो छोटी सी मासूम परी उस वक्त खौफ से लरसती कांपती बेड के नीचे छुपी हुई थी। अपने माँ बाप के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों से बचने के लिए दोनों हाथ कानों पर रखे हुए थे उसने, जबकि अपनी चीखें रोकने के लिए अपने होंठ सख्ती से भींचे हुए मुंह घुटनों पर जमा रखा था। तुम घटिया औरत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर घटिया और लालची निकलोगी। अपनी हवस पूरी करने की खातिर तुमने उस मासूम की जान ले ली और खुद मजलूम बन के मेरे सामने आ गई। वो किसी मर्द की आवाज़ थी जो चीख रहा था। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम कह रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है कोई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुझ पर। वो औरत उसका हाथ पकड़ती मिन्नत भरे लहजे में बोली, गलत फहमी? तुम कह रही हो कि गलत फहमी हुई है मुझे? शक तो मुझे पहले ही हो गया था तुम पर आज मैंने अपने कानों से तुम्हें अपने घटिया कारनामों का एतराफ़ करते सुना है। तुम अब भी हकीकत झुठलाओगी मेरे सामने? हाँ, अरे उसका नहीं तो उसकी मासूम बच्ची का ही ख्याल कर लेती, जिसने अभी दुनिया में आंखें अब खोली हैं, और तुमने साथ ही उसके सर से माँ का साया छीन लिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जलील औरत। अभी पुलिस को कॉल करके लॉकअप में बंद करवाता हूँ तुम्हें, और एक जान लेने और फ्रॉड के जुर्म में फांसी पे ना भी चढ़ी तो सारी उम्र जेल काटोगी तुम। वो ताश के आलम में उसे हकीकत बावर कराता जेब से अपना फ़ोन निकाल कॉल मिलाने लगा। इससे पहले कि वो कॉल कर पाता, वो एकदम उस पर झपट कर उसके हाथ से फ़ोन छीन गई। हाँ हाँ, किए हैं मैंने ये जुर्म, मैंने ही जान ली है उसकी। पर क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? कोई भी नहीं। तुम वाहिद गवाह हो ना, पर जब तुम ही नहीं रहोगे तो कौन सा सबूत और कहाँ का सबूत? बाय बाय डियर हबी। वो मकरू हंसी हंसती एकदम साइड टेबल पर पड़ा गुलदान झपट कर पकड़ती उसके सर पर मार गई। वो बेचारा आदमी अभी पहले वार से संभला न था कि उस औरत ने सर पर पै दर पै कई वार किए। दिमाग पर कारी ज़रबें लगने से वो आखिरी दफ़ा अपनी परी का चेहरा देखने की हसरत लिए मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि बेड के नीचे छुपा वजूद अपने साहिबान का खून में लथपथ वजूद देख करोफर की आखिरी हद को छूता होशो हवास से बेगाना हुआ। हाशिर और नूरिया की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। नूरिया का ताल्लुक इलियट क्लास से था। मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन शेख सिकंदर की इकलौती औलाद थी वो। माँ का इंतकाल उसकी पैदाइश के वक्त ही हो गया था। शेख सिकंदर एक मिसाली बाप साबित हुए थे, जिसने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था नूरिया को। उसकी आला तरबियत की। ऊंची क्लास से ताल्लुक़ होने के बावजूद ना तो कभी उसे मॉडर्न ड्रेसिंग की इजाज़त दी और ना ही कभी सर से हिजाब उतरने दिया। यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद भी नूरिया ने किसी लड़के से काम के अलावा बात नहीं की, पर फिर उसकी ज़िंदगी में हाशिर की एंट्री हुई। मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला खुश शक्ल हाशिर, जो अपनी जहानत के बलबूते पर इतनी अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर पाया था। हाशिर ने जब लाइब्रेरी में बैठी गुलाबी हिजाब और सफ़ेद सूट में मलबूस नूरिया को देखा तो अपना दिल हार बैठा उस पर। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। उसके मोहने चेहरे पर सबसे खूबसूरत उसकी हल्की सुनहरी आंखें थीं, जिन पर साया फिगन घनेरी खमदार पलकें उसे मज़ीद दिलकश बनाती। हाशिर बुरी तरह से नूरिया की खूबसूरती और मासूमियत पर फरेफ्ता हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चक्कर नूरिया के डिपार्टमेंट में बढ़ने लगे। हल्की फुल्की सलाम दुआ अच्छी खासी बातों में बदलने लगी, यहाँ तक के बात रिश्ते तक जा पहुँची। शेख सिकंदर ने हाशिर के मुतालिक छानबीन मुकम्मल करवाई तो यही मालूम हुआ कि इकलौता माँ बाप का बेटा है। वालदैन की वफ़ात एक हादसे में हो चुकी है। शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है, दरमियाने घर में अकेला रहता है। शेख सिकंदर इकलौती लाडली बेटी के लिए इतने मामूली रिश्ते पर खुश तो नहीं थे, पर यही सोचकर मुतमईन हो गए कि बेटी की पसंद है और उसका जो कुछ भी है बेटी का ही तो है। नूरिया और हाशिर की शादी बड़े धूमधाम से की गई थी। शादी के बाद दोनों उस बंगले में शिफ्ट हो गए जो शेख सिकंदर ने नूरिया के नाम किया था। हाशिर को तोहफे में न्यू मॉडल की गाड़ी भी मिली थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए पेरिस चले गए। ये हनीमून ट्रिप भी शेख सिकंदर ने स्पॉन्सर किया था। शादी के बाद हाशिर शेख सिकंदर की एक फैक्ट्री संभाल चुका था। नूरिया की ज़िंदगी में तो भूचाल तब आया जब एक रात अचानक शेख सिकंदर हार्ट अटैक से अल्लाह से जा मिले। उनकी मौत वाक़या हो गई। शेख सिकंदर की वफ़ात के बाद से ही नूरिया की ज़िंदगी बदल गई और वहाँ से शुरू हुई असल कहानी।
बासिम आफरीदी पाकिस्तान की सरजमीन पर दोबारा अपने कदम जमा चुका था। वो सुबह की फ़्लाइट से आ चुका था, नाश्ता सबके साथ ही किया था उसने। वो जो हिज्र की आग में जलती आई थी, अब सुबह से कमरे में बंद उस सितमगर की एक दीद के लिए तरस रही थी। उसकी माँ काफ़ी दफ़ा कमरे का दरवाज़ा बजा चुकी थी, पर वो सोने का नाटक करती बिस्तर में पड़ी रही। थोड़ी देर पहले ही उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी। फिर एक मुलाजमा को कमरे में बुलाकर पूछा तो पता चला बासिम साहब बाहर गए हैं। वो दुपट्टा ओढ़ती बाहर आई और किचन की तरफ जा रही थी जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो आवाज़ सुनती लाउंज में आ गई, जहाँ सोफे के नीचे ज़मीन पर छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। उसे सिर्फ एक सेकंड लगा ये जानने में कि सामने बैठी बच्ची कौन थी। अगले ही लम्हे वो भागती हुई उस बच्ची तक पहुंची थी। पापा, पापा। वो बच्ची बस रोती एक ही लफ्ज़ दोहरा रही थी, मीनू। वो उस बच्ची को पुकारती अपनी बाहों में थाम गई और उसे कंधे से लगा थपथपाने लगी। उसकी बाहों का हिसार पाते ही वो बच्ची चुप हो गई। उसकी गर्दन में सर छुपाकर अंगूठा मुंह में डाल चुकी थी वो। भूख लगी है मेरी गुड़िया को, अभी हम बेबी की भूख मिटाने का इंतज़ाम करते हैं। वो उसे साथ लिए किचन में आ गई। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सामने शेल्फ पर ही उसका फीडर रखा था। उसने उसे कंधे पर उठाए फीडर धोकर दूध तैयार किया, फिर मीनू को शेल्फ पर बिठाकर उसका मुंह चूमने लगी। मेरी पाली मीनू को भूख लगी है? वो उसके गाल चूमती तोतली जुबान में पूछने लगी। मैं हंगी। वो ज़ोरों शोर से सर हिलाकर बताने लगी कि मैं हंग्री यानी भूखी हूँ। मेरा बेबी हंग्री है, हम अभी दूध पियेंगे, फिर हमारा टमी फुल हो जाएगा। उसने कहते साथ ही उसका पेट गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंसती। मोमल ने एक बार फिर उसका गाल चूमकर सिंक में लगी टूटी से हाथ गीला करके मीनू का मुंह साफ किया। फिर उसका गीला मुंह अपने दुपट्टे से थपथपाकर खुश्क करती उसे लाउंज में ले आई।